हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस हिंदी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, दिनकर। दिनकर की पहली रचना कौन सी है? दिनकर की पहली रचना कौन सी है? प्रणभंग, पल्लव, हिमतरंगिनी या फिर त्रिधारा? तो दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग। दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग। अपनी कृति पल्लव में पंत ने, सुमित्रानंदन पंत ने अपनी कृति पल्लव में लाक्षणिक साहस को दिखाया है। सुमित्रानंदन पंत ने अपनी कृति पल्लव में क्या दिखाया है? तो लाक्षणिक साहस को दिखाया है। इसके अलावा पंत ने पल्लव नामक काव्य कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद और शब्द आदि पर विचार भी किया। सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव में लाक्षणिक साहस को दिखाया। इसके अलावा पल्लव जो उनकी कृति रही उसकी भूमिका में उन्होंने किस पर विचार किया? तो भाषा, अलंकार, छंद और शब्द, इन सभी पर विचार किया उन्होंने पल्लव नामक काव्य कृति की भूमिका में। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि को दार्शनिक कवि कहा जाता है? किस छायावादी कवि को दार्शनिक कवि कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को दार्शनिक कवि कहा जाता है। ये छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में शैवागम दर्शन की प्रधानता है। कामायनी में कौन सी दर्शन की प्रधानता है? तो शैवागम दर्शन की प्रधानता है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके अलावा महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं? तो सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। इम्पॉर्टेंट है सभी। छायावादी कवियों में निराला को महाप्राण कहा जाता है। छायावादी कवियों में महाप्राण किस कवि को कहा जाता है? तो निराला को कहा जाता है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ यानी 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो उनमें निराला को महाप्राण माना जाता है। जो महादेवी वर्मा है उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इसके अलावा पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है। कामायनी में मनु का पुत्र कुमार किसका प्रतीक है? कामायनी में मनु का पुत्र कुमार किसका प्रतीक है? तो मानव का। कामायनी में जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, इसमें मनु, श्रद्धा, ईड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी में मनु, श्रद्धा, ईड़ा किसका प्रतीक है? तो मन, हृदय और बुद्धि का प्रतीक है। जो मनु है वह मन का प्रतीक है, श्रद्धा है वह हृदय का प्रतीक है और जो ईड़ा है वह बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आता है एग्जाम में। महादेवी वर्मा की प्रिय प्रतीक है क्या? दीपक और बादल। इसी को लेकर उन्होंने ज़्यादातर अपनी कविताएं लिखी है। महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक कौन से हैं? दीपक और बादल। इसके अलावा है, पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया? तो लोकायतन नामक कृति पर। सुमित्रानंदन पंत को उनकी कृति लोकायतन के आधार पर सोवियत लैंड नामक पुरस्कार दिया गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार उनकी किस कृति के आधार पर दिया गया? तो लोकायतन नामक कृति के आधार पर दिया गया। पुत्री की शोक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति नामक एक कविता की रचना की है। यह एक शोक गीत है। निराला द्वारा रचित शोक गीत का नाम बताओ तो कौन सा होगा? सरोज स्मृति। इसे उन्होंने अपनी पुत्री के शोक में रचा था। निराला का दार्शनिक आधार क्या है? तो अद्वैतवाद। निराला का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। इसके अलावा पंत और बच्चन की सम्मिलित रचनाओं का संग्रह है खादी के फूल। पंत और बच्चन की सम्मिलित रचनाओं का संग्रह है क्या? खादी के फूल। छायावादी कवियों में शुद्ध रहस्यवादी है महादेवी वर्मा। छायावादी कवि जो रहे पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा, इसमें शुद्ध रहस्यवादी किसे माना जाता है? तो महादेवी वर्मा को माना जाता है। इसके अलावा पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी चिदंबरा नामक कृति पर मिला। पंत को सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के आधार पर दिया गया? तो चिदंबरा नामक कृति के आधार पर दिया गया।
एक बार और देख लीजिए। निराला ने सरोज स्मृति नामक शोक गीत की रचना की अपनी पुत्री के शोक में। ठीक है, निराला का दार्शनिक आधार रहा अद्वैतवाद। पंत, सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन की सम्मिलित रचनाओं का संग्रह का नाम क्या है? खादी के फूल। छायावादी कवियों में शुद्ध रहस्यवादी किसे माना जाता है? तो महादेवी वर्मा को। इसके अलावा पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया उनकी चिदम्बरा नामक कृति के आधार पर। ठीक है, छायावाद का वास्तविक आरंभ उनकी किस कृति से माना जाता है? छायावाद का वास्तविक आरंभ किस कृति से माना जाता है? तो प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कृति से छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है। आंसू किसकी रचना है? तो प्रसाद जी की रचना है। छायावाद की कालावधि मानी जाती है 1920 से 1936 तक या फिर 1918 से 1936 तक। इसकी अंतिम जो वर्ष है छायावाद का वह 1936 ही है, परंतु शुरुआत में जैसे कि 1920 या फिर कहीं कहीं 1918 देखा जाता है। इसके अलावा महादेवी वर्मा को यामा नामक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। पंत को चिदम्बरा नामक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और महादेवी वर्मा को यामा नामक काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जयशंकर प्रसाद की कृति झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति को माना जाता है? तो झरना नामक कृति को माना जाता है। झरना रचा किनके द्वारा गया है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया है झरना, और इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला माना जाता है। अगला प्रश्न है, निराला की सर्वप्रथम कविता जूही की कली को किस संपादक ने तिरस्कार पूर्वक लौटा दिया था? निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने तिरस्कार पूर्वक लौटा दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला द्वारा रचित जूही की कली नामक कविता को तिरस्कार पूर्वक अर्थात उसकी अवहेलना की थी, उसे अशिष्ट कविता कहकर उसका तिरस्कार कर उसे वापस लौटा दिया था। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रथम रचना रसिक मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रथम रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो रसिक मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। कामायनी का उद्देश्य क्या है? तो आनंदवाद की स्थापना करना। कामायनी का उद्देश्य रहा आनंदवाद की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, कौन छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है? कौन छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित है। सुमित्रानंदन पंत नामक छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है। इसके अलावा महादेवी वर्मा ने अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहा। किस कवि ने अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहा? तो महादेवी वर्मा ने अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहा। इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत, ये एक पुस्तक है, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन, ये किसकी पुस्तक है? तो सचिरानी गुरटू, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन, ये एक पुस्तक रही। इसके रचयिता कौन रहे? तो सचिरानी गुरटू इसके रचयिता रहे। निराला की बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता कौन सी है? निराला की बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता है कुकुरमुत्ता। निराला की बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता है कुकुरमुत्ता। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। छायावाद को मधुचर्या कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे है, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, ठीक है। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का।
इसके अलावा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थूथी नैतिकता, रूढ़िवादी और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। फिर से एक बार देखते हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। इसके अलावा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवादी और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन रामविलास शर्मा का है। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किस आलोचक ने कहा? छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किस आलोचक ने कहा? तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किस आलोचक ने कहा? तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। इसके अलावा है पाखंड प्रतिषेध आचार्य शुक्ल की स्फुट कविताओं का संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्फुट कविताओं का संग्रह क्या है? तो पाखंड प्रतिषेध। पाखंड प्रतिषेध आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्फुट कविताओं का संग्रह है। इसके अलावा अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण आचार्य शुक्ल ने माना है। अभिव्यंजना का नूतन विधान, अभिव्यंजना का नूतन विधान, इसको छायावाद का मुख्य लक्षण किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने माना है। अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। छायावाद को स्वच्छंदतावाद से भिन्न और रहस्यवाद को छायावाद का पर्याय आचार्य शुक्ल ने माना है। छायावाद को स्वच्छंदतावाद से भिन्न, छायावाद को स्वच्छंदतावाद से भिन्न और रहस्यवाद को छायावाद का पर्याय किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने माना है। एक बार और देख लीजिए। पाखंड प्रतिषेध आचार्य शुक्ल की स्फुट कविताओं का संग्रह है, पाखंड प्रतिषेध। इसके अलावा अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण आचार्य शुक्ल ने माना है। आगे है छायावाद को स्वच्छंदतावाद से भिन्न और रहस्यवाद को छायावाद का पर्याय। छायावाद को स्वच्छंदतावाद से भिन्न और रहस्यवाद को छायावाद का पर्याय किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।